आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग। और आर्टिकल 315 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 136 में है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। तो आप जानते हैं यूपीएससी के चेयरमैन और अध्यक्ष, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करता है। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है, और उधर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु होता है। आर्टिकल 317 में है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 318 पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन, आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। नेक्स्ट अगला होता है आर्टिकल 319 319 प्रोहिबिशन एज टू मेंबर्स ऑफ द कमीशन फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस आफ्टर सीजिंग टू बी सच मेंबर्स, आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अगला आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोग के कार्य एवं कर्तव्य। नेक्स्ट आर्टिकल 321 पावर टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। आर्टिकल 322 में है एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोगों के व्यय खर्चे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो भारत की संचित निधि के द्वारा, और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्य की संचित निधि के द्वारा खर्चे। अगला है आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। इसके बाद एक और भाग हमारे संविधान में जोड़ा गया पार्ट 14A, जिसके तहत ट्रिब्यूनल या अधिकरण का प्रावधान किया गया है। 2 आर्टिकल्स याद रखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यानी कि प्रशासनिक अधिकरण, और दूसरा आर्टिकल 323 का B, यानी कि अनुच्छेद 323 का B, जिसमें है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स या पार्ट में से एक, पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 15, जिसमें हम बात करते हैं इलेक्शन के बारे में, आर्टिकल 324 से 329 तक। आर्टिकल 324 कहता है सबऑर्डिनेट्स या सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग जो कि निष्पक्ष और पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, उसका प्रावधान 324 में किया गया है। और आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 निर्वाचन आयुक्त, यानी कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल 324 में किया गया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा मुख्य रूप से कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचन। अगला आर्टिकल 325 नो पर्सन इज एलिजिबल फॉर eligible for inclusion in the electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex, and no person can claim inclusion in any special electoral roll. आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, जाति, मूलवंश या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर
किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। दोस्तों, आप जानते हैं भारत का एक प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह किसी भी धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्मस्थान का हो, उसे निर्वाचन में पार्टिसिपेट करने से, मत करने से नहीं रोका जा सकता है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है और आर्टिकल 325 के ही तहत उसे निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची में शामिल होने से रोका नहीं जाएगा। इसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस पार्ट का, जिसमें है यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट या सार्वभौमिक वयस अधिकार। इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी कि लोकसभा के निर्वाचन और राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए जाएंगे और आर्टिकल 326 के ही तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। इसके बाद है आर्टिकल 327 अनुच्छेद 327, जिसमें है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन फॉर इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर्स, विधान मंडलों के लिए निर्वाचनों से संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। नेक्स्ट, आर्टिकल 328 पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 328 में किया गया है। अगला होता है आर्टिकल 329 अनुच्छेद 329 बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों से संबंधित कोई भी वाद विवाद होता है तो वो मामला सीधे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के पास जाएगा। इसके बाद होता है आर्टिकल 329 का ए, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इन द केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसे अब एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हमारे संविधान का भाग 16, जिसमें है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन कैटेगरीज, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 331, जिसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2019 तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, लेकिन ये प्रावधान अब पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये समाप्त 2019 में किया गया था 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। आर्टिकल 332 में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। लेकिन राज्य की विधानसभा में भी जो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व हुआ करता था उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 333 के तहत था। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी कि एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हुआ करते थे और राज्यों की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन, अब उसको समाप्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अगला है आर्टिकल 334, जिसमें है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 70 ईयर्स, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात ना रहना। तो आप जानते हैं आर्टिकल 334 के ही तहत आरक्षण की अवधि का उल्लेख किया गया है, जो कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में इसे 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते अब इसकी अवधि 70 की जगह 80 वर्ष हो गई है, क्योंकि लास्ट 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस आरक्षण को 2030 तक के लिए कर दिया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 335, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे, यानी कि पदों पर और सेवाओं में एससीज और एसटीज को मिलने वाला जो आरक्षण है वो आर्टिकल 335 के तहत ही दिया जाता है।
आर्टिकल 336 में है स्पेशल प्रोविजंस फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज, यानी कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी विशेष उपबंध। आर्टिकल 337 में है स्पेशल प्रोविजंस फॉर एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। इसके बाद आर्टिकल 338 आता है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रावधान किया गया है अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि एससी कमीशन का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 ए में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और साथ में आर्टिकल 338 बी भी है, यहां पर नहीं उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 338 बी के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है किसे? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान आर्टिकल 338 बी के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल 339 यूनियन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 340 में है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। इसके बाद आर्टिकल 341 में है शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट, या अनुसूचित जातियों की सूची। और 342 में है शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, अनुसूचित जनजातियों की सूची। इसके बाद आता है पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 17, जिसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें हम बात करते हैं राजभाषा के बारे में। लीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा। आर्टिकल 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई थी कब? 14 सितंबर 1949 को। और यही कारण है कि हर साल 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आर्टिकल 344 अनुच्छेद 344, जिसमें है कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के संबंध में एक आयोग और एक संसदीय समिति का प्रावधान। तो कहने का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन या राजभाषा आयोग का उल्लेख आर्टिकल 344 में किया गया है। आर्टिकल 345, जिसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 346 ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स और बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। आर्टिकल 347 स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अगला है आर्टिकल 348, इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स एटसेट्रा। आप जानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा विधेयक आदि के लिए प्रयोग में की जाने वाली भाषा, जिसमें आज भी इस्तेमाल होता है किसका? इंग्लिश का। हालांकि अंग्रेजी हमारी संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधेयक और अधिनियमों की भाषा आज भी हमारे देश में क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। 349 स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टिंग सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज, भाषा के संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अगला आर्टिकल 350 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, व्यथा के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 350A जो कि इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति। और लास्ट
आर्टिकल 351 जिसमें है डायरेक्शंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्यों को निर्देश। नेक्स्ट पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रबंधन या प्रावधान। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हम पढ़ते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन उपबंधों के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल 352 में है प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो शक्ति है राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति ही अपने मंत्रिपरिषद की ही लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आज तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1962, 1971 और 1975 में। आर्टिकल 353 इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की उद्घोषणा का क्या प्रभाव होगा उसी के बारे में प्रावधान 353 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 354 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना 354 के तहत है। आर्टिकल 355 में है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। भाई आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी हमला पहलगाम में किया था उसका हमने करारा जवाब दिया है, लेकिन है ना जवाबी कार्यवाही में अगर पाकिस्तान कोई भी कार्यवाही करता है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार का कोई युद्ध होता है तो स्वाभाविक सी बात है ये संघ की जिम्मेदारी है कि वह राज्यों को उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है अगर इमरजेंसी लगेगी, और इमरजेंसी लगती भी कब है, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह हो जाने की स्थिति में। अगला होता है आर्टिकल 356 जिसमें है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट्स, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का उपबंध। अगर राज्य के राज्यपाल को ऐसा बोध हो जाता है कि उस राज्य की सरकार राज्य के प्रशासन को चलाने में विफल है और उसका संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो आप जानते हैं कि इस कंडीशन में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जा सकता है। आर्टिकल 357 एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर अ प्रोक्लेमेशन मेड अंडर आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो सबसे पहले सस्पेंड किया जाने वाला हमारे मौलिक अधिकारों में से कौन सा आर्टिकल होता है, दैट इज आर्टिकल 19, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार हमें किसमें मिला है, आर्टिकल 19 में मिला है। लेकिन आर्टिकल 359 ये कहता है कि सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आर्टिकल 359 कहता है कि इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा भाग 3 में हमें जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सारे के सारे हमसे छीने जा सकते हैं, उन सभी को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमसे इमरजेंसी में भी कभी नहीं छीने जा सकते। आर्टिकल 20 अपराध की स्थिति में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन जीने का अधिकार हमसे नहीं छीना जा सकता है और अपराध की स्थिति में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण हमसे इमरजेंसी की सिचुएशन में भी छीना नहीं जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 359A जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना। इसके बाद आर्टिकल 360 हम सब जानते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के विषय में उपबंध। हालांकि अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसीलिए एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए राष्ट्रपति की वो कौन सी आपातकालीन शक्ति है, वो कौन सी इमरजेंसी पावर है जिसका इस्तेमाल आज तक भारत के राष्ट्रपति ने कभी नहीं किया है, दैट इज आर्टिकल 360। इसके बाद दोस्तों पार्ट 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें है मिसलीनियस प्रोविजंस, विविध प्रावधान, जैसे कि आर्टिकल 361 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड राज्य प्रमुख।
राष्ट्रपति राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। विधि के समक्ष कानून की नजरों में प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल समान है, लेकिन राष्ट्रपति और हमारे राज्यपालों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को किसी भी दीवानी मामले के लिए कभी भी ना तो अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही भारत के किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज किया जा सकता है। आर्टिकल 361 का ए, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अगला है आर्टिकल 361 का बी, जिसमें है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू ल्यूक्रेटिव पॉलिटिकल ऑफिस, लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। आर्टिकल 362 में है राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार। आप जान चुके हैं, ये समाप्त किए जा चुके हैं। आर्टिकल 363 में है बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट्स एटसेट्रा, कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, अनुच्छेद 363 के तहत। इसके बाद है 363 का ए, टर्मिनेशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रूलर्स एंड इंडियन स्टेट्स एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट टाइटल्स, देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। आर्टिकल 364 में है स्पेशल प्रोविजंस एज टू मेजर पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 365 में है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन, संघ द्वारा दिए गए निर्देशकों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। नेक्स्ट, आर्टिकल 366 में है डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं, और आर्टिकल 367 में है इंटरप्रिटेशन या निर्वचन। इसके बाद संविधान का भाग 20, जिसमें है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक ही आर्टिकल है, ये प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। और आर्टिकल 368 के तहत पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में आज तक जितने भी 106 संशोधन किए गए हैं वो सारे के सारे आर्टिकल 368 के ही तहत किए गए हैं। अगला, संविधान का भाग 21, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जैसे आर्टिकल 369 में है टेम्परेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एज दे वर मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे संवर्ती सूची के विषय में हो। आर्टिकल 370 आप सब जानते हैं, टेम्परेरी प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, जिसको 2019 में समाप्त कर दिया गया जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। अगला है आर्टिकल 371, जिसमें है स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। दोस्तों, आप जानते हैं जब 1 नवंबर 1956 को हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और हमारे देश में 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए, तो सबसे पहले 1960 में बंबई स्टेट की ही सीमाओं में परिवर्तन करके वहां से देश का 15वां राज्य गुजरात बनाया गया और 371 में उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रावधान कर दिए गए। अगला है आर्टिकल 371 ए, जिसमें है स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड, नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध। अगला 371 बी, जिसमें है असम राज्य के लिए विशेष उपबंध। अगला है 371 सी, जिसमें है मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं। इसके बाद 371 का डी, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अगला है आर्टिकल 371 ई, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके बाद है 371 एफ, जिसमें है सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध। अगला है 371 जी, जिसमें है मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपबंध। अगला है 371 एच, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष उपबंध। अगला है 371 आई।
जिसमें है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध और आर्टिकल 371 का जे कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अगला है आर्टिकल 372 कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडेप्शन, विद्यमान विधियों का प्रवर्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अगला है 372 का ए पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एडेप्ट लॉज, विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 373 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर्स इन सर्टेन केसेस विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स हेल्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 373 में है। अगला आर्टिकल 374 प्रोविजंस एज टू जज ऑफ द फेडरल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट और बिफोर हिज मैजेस्टी इन काउंसिल, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्री की सामने लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 375 कंटिन्यूएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकरणों और अधिकारियों के कृत्यों का या कृत्य करते रहना। ये सारे के सारे वो आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम तो सारे के सारे आर्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहां पर रिवाइज कर रहे हैं। आर्टिकल 376 प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 377 प्रोविजंस एज टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। आर्टिकल 378 प्रोविजंस एज टू पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 378 ए स्पेशल प्रोविजंस एज टू द ड्यूरेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 379 प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रोविंशियल पार्लियामेंट एंड इट्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 380 राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भी निरस्त कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति की मंत्री परिषद 381 इसको भी समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 382 प्रथम अनुसूची के भाग 1 में अंतिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान भी समाप्त कर दिए गए हैं। 383 प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान ये भी समाप्त कर दिए गए हैं। आर्टिकल 384 राज्यपालों की मंत्रिपरिषद, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 385 पहली अनुसूची के भाग ख में अंतिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान ये भी समाप्त कर दिए गए हैं। आर्टिकल 386 ये सारे के सारे वो आर्टिकल्स हैं जो खत्म हो गए हैं। अब पहली अनुसूची के भाग ख में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद ये भी निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 387 कतिपय चुनाव के उद्देश्य से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान ये भी निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 388 अंतिम संसद तथा राज्यों के अंतिम विधायकों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने संबंधी प्रावधान ये भी समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 389 में है डोमिनियन विधायिका तथा प्रांतों एवं भारतीय राज्यों के विधायकों में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान, इसे भी समाप्त कर दिया गया। अगला है आर्टिकल 390 संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च ये भी समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 391 कतिपय आकस्मिकता में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अमेंड द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल इन सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। इसके बाद आर्टिकल 392 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद दोस्तों लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 22 संविधान का भाग 22, जिसमें है शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट एटसेट्रा, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि। तो सबसे पहले आर्टिकल 393 अनुच्छेद 393 में है शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का संक्षिप्त नाम। तो आप जानते हैं आर कॉन्स्टिट्यूशंस नेम इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। आर्टिकल 394 कमेंसमेंट या प्रारंभ। 394 ये कहता है कि हम 26 नवंबर 1949 से हमारे संविधान के 15 आर्टिकल्स को लागू करते हैं, लेकिन शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया जाएगा। और इसके बाद लास्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का अंतिम अनुच्छेद
इससे पहले आर्टिकल 394 का ए अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, और लास्ट में आर्टिकल 395 में रिपील या निरसन का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब आर्टिकल्स या अनुच्छेदों को रिपील किया जा सकता है, उनका निरसन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक। ये सेशन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ही वीडियो में पूरे के पूरे आर्टिकल्स को मैंने क्या कर दिया है, यहां पर आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और जब भी आप पॉलिटी का रिवीजन करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण इलाज साबित होगी। और सारे के सारे एग्जाम्स में, चाहे आप कोई भी और किसी भी लेवल पर एग्जाम दें, सारे के सारे एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो चलिए, आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और साथ में ध्यान रखेंगे, 1 से लेके 106 तक संविधान संशोधनों के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। बहुत